यूरोप में युद्ध में गतिरोध। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो युद्ध में गतिरोध इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसी बीच युद्ध यूरोप में लड़ाई चलती रही। इस लड़ाई को वॉर ऑफ एट्रिशन या थका देने वाली युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब यह था कि अधिकार से अधिक सैनिकों को लामबंद करके तथा विशाल मात्रा में तोपखाने और अन्य हथियारों को इस्तेमाल करके दोनों पक्ष एक दूसरे को थकाकर मैदान से हटा देने की कोशिश कर रहे थे। इस थका देने वाले युद्ध के दौर में दो महाविनाशकारी लड़ाइयाँ लड़ी गई, जिनमें से थी पहली फरवरी 1916 में जर्मनी ने वर्दून के फ्रांसीसी गढ़ पर हमला कर दिया था। जवाब में फ्रांसीसियों ने लाखों सैनिकों को इस लड़ाई में झोंक दिया। यह लड़ाई युद्ध संबंधी गतिरोध दूर करने में तनिक भी सहायक नहीं हुई, जबकि इसमें लगभग 7 लाख सैनिक हताहत हुए। 7 लाख हुए। दोनों सहायक नहीं हुई, जबकि इसमें लगभग 7 लाख सैनिक हताहत हुए, दोनों ओर लगभग बराबर संख्या में। दूसरी थी सोम की लड़ाई, जो कि बहुत फेमस है, जो सोम नदी के पास हुई थी, इसीलिए इसका नाम सोम नदी पड़ा। अक्सर देखा होगा गाइस कि जो लड़ाइयाँ जहाँ जिस मैदान में होती हैं, नदी के पास, पहाड़ के पास, उनका नाम उसी से फेमस होता है। यह मित्र शक्तियों की सेनाओं में मुख्य रूप से ब्रिटेन की ही सेना लड़ रही थी और उसी ने यह आक्रमण आरंभ किया था। इस लड़ाई के पहले ही दिन लगभग 60,000 ब्रिटिश सैनिक हताहत हुए। वॉर तो होनी है, आज नहीं तो कल वॉर तो होगी। नाकेबंदी की नीति। यह युद्ध एक संपूर्ण युद्ध का रूप ले चुका था। यह युद्ध सेनाओं के बीच होने वाली लड़ाइयों तक ही सीमित नहीं रह गया था। इसके लिए प्रमुख युद्धरत राष्ट्रों के संपूर्ण संसाधनों की लामबंदी की जरूरत थी। अधिकाधिक परिमाण में गोला बारूद तथा अन्य युद्ध सामग्री का उत्पादन आवश्यक हो गया था। इसके लिए युद्धरत राष्ट्रों की उत्पादन प्रकृति को नया रूप देना पड़ा। हर आर्थिक कार्यकलाप को युद्ध प्रयत्न के लिए सहायक बनाना था। इसके लिए यह भी जरूरी था कि खाद्य सामग्री, कच्चा माल और युद्ध सामग्री अथवा किसी भी प्रकार का माल कहीं से भी शत्रु देश में ना पहुंचे दिया जाए, क्योंकि किसी देश में आपके लिए पास सामान ही नहीं होगा। मतलब सामान में कुछ भी, जैसे युद्ध में जो मेन चीज़ें होती हैं, जैसे खाने पीने की चीज़ें और जो गोला बारूद, बंदूकें, ये सब नहीं होगा तो देश पैसे ही पिछड़ जाएगा। दोनों में से हर पक्ष सोचता था कि ऐसा करके, यानी इस तरह की आर्थिक नाकेबंदी द्वारा, वह दूसरे पक्ष को भूख और अभाव की स्थिति में डालकर उससे समर्पण करा लेगा। ब्रिटेन ने जर्मनी को नौसैनिक नाकेबंदी कर दी और ब्रिटेन ने जर्मनी की नौसैनिक नाकेबंदी कर दी। यद्यपि इन दोनों देशों के नौसैनिक बेड़े सिर्फ एक लड़ाई लड़े, सो भी अनिर्णित, मतलब जिसका कोई निर्णय ही नहीं निकला, फिर भी ब्रिटेन जर्मनी की नाकेबंदी करने में सफल हो गया। खाद्य सामग्री, अन्य वस्तुओं को ब्रिटेन पहुंचने से रोकने के लिए जर्मनी ने ब्रिटेन की ओर जाने वाले जहाज़ों को डुबाने के लिए पनडुब्बियों, यू बोट, जिसे जर्मन में उंटर सी बोट कहते हैं, का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिनका विकास उसने तब हाल ही में किया था। मतलब देख रहे हो गाइस, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अब उस समय के कितनी सारी चीज़ों का आविष्कार हुआ। यू बोट्स का आविष्कार हुआ, परमाणु हथियार का आविष्कार हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। क्योंकि ज़रूरत आई कि अगर वॉर जीतनी है तो कुछ तो बनाना पड़ेगा, और वही बनाने की चीज़ आज भी चल रही है, कुछ नया। मतलब कहते हैं कि अगर आप बेहतर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप और बेहतर नहीं हो सकते। बेहतर होने की लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होती। यहाँ तक कि ब्रिटेन की ओर जाने वाले तटस्थ देशों के जहाज़ों को भी जर्मनी नहीं बख्शता था, जिन कारणों से संयुक्त राज्य अमेरिका मित्र शक्तियों की ओर से युद्ध में उतरा। उनमें से एक यह भी कारण था। लड़ाई में विमानों का प्रयोग भी आरंभ हो गया और यद्यपि शहरों पर हवाई जहाज़ों से बमबारी की गई, जर्मन तथा मित्र शक्तियों के विमानों के बीच आकाश में आमने सामने की लड़ाई हुई।
इस युद्ध के परिणाम का निर्णय करने में हवाई लड़ाइयों की कोई खास भूमिका नहीं रही, क्योंकि उस टाइम पे सबसे बड़ी भूमिका थी नौसेना, जिसकी ताकतवर है नौसेना। युद्ध का अंत। अक्टूबर क्रांति के बाद रूस युद्ध से हट गया था और उसी से जर्मनी के साथ एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी। लेकिन मित्र शक्तियों तथा केंद्रीय शक्तियों के बीच युद्ध का निर्णय पूर्वी मोर्चे की बजाय अन्यत्र होना था। मित्र शक्तियों को रूस के हटने से जो नुकसान हुआ था, ब्रिटेन फ्रांस को जो नुकसान हुआ, उसकी पूरी भरपाई संयुक्त राज्य के युद्ध में उतरने से हो गई थी। युद्ध आरंभ होने के शीघ्र बाद से ही संयुक्त राज्य मित्र शक्तियों को गोला बारूद, खाद्य सामग्री आदि से तरह तरह का साथ दे रहा था, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था की खूब तरक्की हुई। क्योंकि जैसा कि अभी पहले मैंने बताया कि युद्ध में कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, खाना पीना, गोला बारूद। अगर ये नहीं होगा तो राष्ट्र कोई भी कंट्री युद्ध कर ही नहीं सकती। ये सब तो चाहिए। और ये सब कुछ प्रोवाइड करा रहा था अमेरिका बेच रहा था, प्रोवाइड नहीं करा रहा। अमेरिका बेच रहा था कि रुको हम दे रहे हैं। अमेरिका ने बेचा, खूब भर भर के गोला बारूद भेजा, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था में खूब तरक्की हुई। इसीलिए तो आज वो टॉप में है। इसलिए आपकी आज की मेहनत, आज की तरक्की आपकी आने वाली जनरेशन को टॉप में लेके जाएगी। बस आपको हर समय एक ही चीज़ होनी चाहिए कि हमको बेस्ट बनना है। वी हैव टू बी बेस्ट, डू बेस्ट। अब संयुक्त राज्य की सेना तथा विशाल आर्थिक संसाधनों का सीधा उपयोग केंद्रीय शक्तियों को हराने के लिए किया जाने वाला था। इस बीच सभी प्रमुख युद्धरत देशों की नागरिक आबादी तथा सैनिकों में असंतोष की आग सुलग रही थी। प्रदर्शनों और सैनिक विद्रोहों का सिलसिला शुरू हो गया था। रूसी सम्राट पहले ही सिंहासनच्युत हो चुका था। केंद्रीय शक्तियों के नाम से जाने वाले देशों में असंतोष काफी अधिक व्यापक था। जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया हंगरी में एक के बाद एक अनेक हड़तालें हुई। इसके अलावा उनकी थल सेनाओं और नौसेनाओं में भी कई विद्रोह हुए। ऑस्ट्रिया हंगरी में अधीनस्थ राष्ट्रों के सैनिकों ने बड़े पैमाने पर सेना छोड़कर भागना शुरू कर दिया। उनमें से बहुत से सैनिक तो मित्र शक्तियों की ओर से लड़ने लगे। जुलाई 1918 के यही तो एक चीज़ थी जो कंट्री को पीछे ले जाती है, देश के अपने लोगों को धोखा देना। जुलाई 1918 के मध्य से युद्ध का रुख जर्मनी के खिलाफ जाने लगा। और यही एक चीज़ है इसके, कोई कंट्री खुद से नहीं हारती। कंट्री हमेशा हारेगी जब उसके कंट्री के लोग उससे दगा देंगे। जैसे कि आपने अगर इंडिया में राम रावण की कहानी सुनी होगी, तो राम इसलिए नहीं जीते क्योंकि वो ताकतवर थे, और राम इसलिए जीते क्योंकि विभीषण ने धोखा दिया रावण को। वो उसका घर का भेदी मत बनना। कोई कंट्री हारती है जब उसके खुद के ही लोग उसे धोखा देते हैं। जैसे कि ब्रिटेन ने भारत में 200 साल राज किया, इसलिए नहीं कि ब्रिटेन ताकतवर था, बल्कि इसलिए क्योंकि भारत के अपने लोगों ने उसे धोखा दिया और ब्रिटेन का साथ दिया। समझ रहे हो गाइस? यहाँ के अपने ही लोग। तो कोई भी कंट्री अगर हारती है तो उसका रीज़न उस देश के लोग ही होते हैं, क्योंकि वो जाकर शत्रु से मिल जाते हैं। जुलाई 1918 के मध्य से युद्ध का रुख जर्मनी के खिलाफ जाने लगा था। जर्मनी ने पश्चिमी मोर्चे पर कई आक्रमण करके मित्र शक्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया था। लेकिन जुलाई महीना आते आते इसके आक्रमणों को रोक दिया गया और मित्र शक्तियों ने प्रत्याक्रमणों का सिलसिला शुरू कर दिया। इस बीच मित्र शक्तियों की सेनाएं रूस में भी हस्तक्षेप करने लगी थी। पूर्व में हजारों जापानी सैनिक साइबेरिया में घुस गए और हस्तक्षेप का यह दौर तो युद्ध की समाप्ति के बाद भी चलता रहा। लेकिन इस बीच केंद्रीय शक्तियों की हार का सिलसिला आरंभ हो गया और सारा माहौल जर्मनी के विरुद्ध होने लगा। 29 सितंबर 1918 को बुल्गारिया ने आत्मसमर्पण कर दिया। अक्टूबर के अंत तक उस्मानिया साम्राज्य के अस्तित्व का भी अंत हो गया। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य, जिसमें अभी विद्रोह की बातें हुई,
कि अधिकांश जातियां जैसे चेक, पोल, यूगोस्लाव, हंगेरिया अपनी अपनी आज़ादी की घोषणा कर चुके थे, सब टुकड़ों में बट गए। अब केवल जर्मनी ही बचा रह गया था जो कि लड़ रहा था। उस पर मित्र शक्तियों के निर्णायक आक्रमण सितंबर में आरंभ हो गए। 3 नवंबर को जर्मनी में क्रांति भड़क उठी। 9 नवंबर को जर्मन सम्राट ने संन्यासन त्याग दिया और भागकर होलैंड चला गया। 10 नवंबर को जर्मनी को गणतंत्र घोषित कर दिया गया और 11 नवंबर 1918 को जर्मनी की नई सरकार ने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किए, जो कि 11 नवंबर को दिन के 11 बजे प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। और यह कहा जाता है कि यही संधि थी जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की नींव रखी। अब इस संधियों में क्या था जो कि जर्मनी को नागवारा गुजरा, और क्या था इन संधियों में कि जर्मनी ने उसी दिन फैसला कर लिया कि अपमान का बदला लेंगे और ज़रूर लेंगे। युद्ध में भीषण नरसंहार हुआ था। जो 6.5 करोड़ सैनिक लामबंद किए गए थे उनमें से कोई 90 लाख मारे गए थे। 90 लाख पीपल्स डेड। सिर्फ सैनिक मारे गए थे, आम लोग मारे गए वो अलग। और 2.2 करोड़ घायल हुए थे। तो जो मारे गए उनकी दिक्कत नहीं है, मर गए, लेकिन जो घायल हुए उनकी दिक्कत थी, क्योंकि वो बोझ थे। तो कहा जाता है गाइस कि आप कभी जीवन में किसी का सहारा बने ना बने, कभी किसी पर बोझ ना बने। इस महाविनाश के सही स्वरूप को समझने और यूरोपीय समाजों पर इसके भीषण दुष्परिणामों का अंदाज़ा लगाने के लिए यह याद रखना चाहिए कि मरने और शारीरिक तथा मानसिक दोनों दृष्टियों से जख्मी होकर जीने वालों में से अधिकांश यूरोपीय समाजों के ताज़ा खिले फूल थे और थे 1935 साल की उम्र के युवा लोग। सॉरी गाइस, एक बार फिर से पढ़ता हूँ इसको। इस महाविनाश के सही स्वरूप को समझने और यूरोपीय समाजों पर इसके भीषण दुष्परिणामों का अंदाजा लगाने के लिए यह याद रखना चाहिए कि मरने और शारीरिक तथा मानसिक दोनों दृष्टियों से जख्मी होकर जीने वालों में से अधिकांश यूरोपीय समाजों के ताज़ा खिले फूल थे। क्योंकि ये ताज़ा खिले फूल थे मतलब सब जवान लोग थे, 19 to 35 ईयर्स ओल्ड युवा लोग। एरिक मारिया रिमार्क ने, जिन्हें जर्मन सेना में भर्ती होने के लिए विवश किया गया था, एक उपन्यास प्रकाशित किया जिसके अंग्रेजी अनुवाद का शीर्षक है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। आपने शायद ये मूवी देखी होगी गाइस, मेरे को ये मूवी देखनी है। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट मतलब पश्चिमी मोर्चे पर नीरव शांति, पश्चिमी मोर्चे पर सब कुछ शांत। इस उपन्यास के ऊपर समर्पण पृष्ठ पर यह वक्तव्य है जो पढ़ रहा हूँ। ये मूवी है गाइस, आप देखिएगा ज़रूर, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। यह पुस्तक ना तो किसी पर किसी प्रकार का दोषारोपण है और ना अपराध स्वीकरण है। यह साहसिक गाथा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो लोग मृत्यु का सामना बिल्कुल आमने सामने से करते हैं उनके लिए मृत्यु कोई साहसिक कृतित्व नहीं होती। इसमें सिर्फ उन मानवों की एक पीढ़ी के बारे में बताने की कोशिश की जाएगी जो गोलों की मार से भले ही बच गए हों लेकिन युद्ध से तबाह हो गए। मतलब गोली तो नहीं लगी, बच गए युद्ध में, लेकिन जिंदगी तबाह हो गई। तो कहने का मतलब है इस उपन्यास का कि ये यूरोप की जो जवानी थी, जो ताज़ा खिले फूल थे, उन्हें युद्ध ने ख़त्म कर दिया। और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बट दे लिव अ गुड लाइफ। तो जो विदाउट वॉर यू कांट लिव अ गुड लाइफ। अगर आप चाहते हैं आने वाली जनरेशन एक अच्छी ज़िंदगी जिए तो आपको युद्ध तो करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रात के 1 बज रहे हैं, मैं जा रहा हूँ सोने, और कल हम बात करेंगे रूसी क्रांति के बारे में। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।